गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की जो क्लास रहेगी ये हमारी बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास है। इसमें हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर फर्स्ट में हमें कौन सा सिलेबस यानी क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में यूनिट में पढ़ा था कि पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट थी, पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट थी, सेम वैसे ही वही पैटर्न रहेगा। तो उसमें आपका क्या था कि 5 यूनिट थी, इसमें भी क्या है दोनों पेपर्स में आपके 5-5 यूनिट होंगे। तो हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सिलेबस के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर का नाम क्या है। तो इसमें जो पेपर का नाम है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। आ जाएगा इसमें खाद्य एवं पोषण। हिंदी में कहेंगे खाद्य एवं पोषण, इंग्लिश में कहेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन। ये आपका पेपर फर्स्ट है। और सेकंड पेपर है ये हमारा फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं कि हमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये हमारे मुख्य पौष्टिक तत्व होते हैं। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनमें इनका क्या क्या पढ़ेंगे? इनका कंपोजिशन पढ़ेंगे यानी संगठन पढ़ेंगे। संगठन के बाद में इनका हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इन तीनों के कार्य क्या है, कार्यों के बारे में जानेंगे। फिर दैनिक आवश्यकता क्या है कि हमारे खाने में, प्रतिदिन के खाने में हमें कितना लेना है, कितना इंटेक लेना है इनका। जैसे प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, वसा कितना लेना है, तो वो दैनिक आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। दैनिक आवश्यकता के बाद में आ जाएगा इसमें हम और जानेंगे प्राप्ति साधन और कमी के प्रभाव का अध्ययन, कि हमें जो ये मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वो कहाँ से मिलता है, तो इनकी प्राप्ति के साधन हम पढ़ेंगे। किन किन चीजों से हमें ये प्राप्त होते हैं। फिर इनके कमी के क्या प्रभाव है, अगर इनको हम अपने खाने में नहीं लेते हैं तो उनसे हमें क्या क्या डिजीज हो जाएंगे, क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलेंगे, तो वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्राप्ति के साधन के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें कमी के प्रभाव। जब भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तो हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर हो जाता है। अचानक से पता नहीं चलता है, एकदम से ऐसे लगता है धीरे धीरे, जैसे कि हमने आज नहीं खाया कल नहीं खाया, ऐसे नहीं, लेकिन धीरे 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 अगर लगातार इन चीज़ों की हम पूर्ति नहीं करते हैं तो उन चीज़ों की हमारे शरीर में, उन पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। तो ये कमी के प्रभाव हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला टॉपिक। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो होगा एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी ऊर्जा चयापचय।
ऊर्जा चयापचय के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, और इसमें आधारीय चयापचय दर, आधारीय चयापचय दर, और इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि हमारे शरीर में जब रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे शारीरिक स्थिति एवं कार्य के अनुसार, शारीरिक स्थिति एवं कार्य के अनुसार भिन्नता, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें रहेगा वाटर बैलेंस, यानी जल संतुलन के बारे में जानेंगे कि जल संतुलन क्या होता है, वाटर बैलेंस क्या होता है हमारे शरीर में। तीसरा जो टॉपिक है वो है जल संतुलन। अब आ जाएगा हमारा, ये हो गई यूनिट दो, एक फर्स्ट यूनिट हो गई है। अब हम करेंगे सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। यूनिट सेकंड में हम थर्ड का हो गया जल संतुलन, अब आ जाएगा यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में टॉपिक फोर्थ होगा हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, खनिज लवण, खनिज लवण जिनको मिनरल्स बोलते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्य, इनके कार्य पढ़ेंगे, खनिज लवणों के कार्य हो जाएंगे, दैनिक मांग हो जाएगी, दैनिक आवश्यकता, और दैनिक आवश्यकता के बाद में इनके पढ़ेंगे हम कमी व अधिकता का प्रभाव, इनकी कमी और अधिकता। अब आप कहेंगे कि कमी के तो देखे जाते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज एक्सेस में यानी आवश्यकता से अधिक हम अगर किसी का सेवन करते हैं तो उसके भी प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। अधिकता, कमी और अधिकता के प्रभाव, इनके बारे में जानेंगे। अब उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें कैल्शियम, कौन कौन से हम जो खनिज लवणों के बारे में जानेंगे वो होंगे हमारे, कैल्शियम होगा, ये मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हो जाएगा, फास्फोरस, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन हम सभी भी पढ़ेंगे, इसमें कुछ हैं जो जिनका अध्ययन हम करेंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, लोहे के बारे में, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और हमारा रहेगा और सोडियम, ये पढ़ेंगे और इनके स्रोत के बारे में भी जानेंगे। इनके स्रोत यानी कि कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि हम क्या खाएंगे तब हमें हमारे को यानी हमारे शरीर की पूर्ति होगी।
यूनिट इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा यूनिट सेकंड में अगला टॉपिक है हमारा फिफ्थ, वो रहेगा विटामिन। विटामिन का रहेगा, विटामिन के अंतर्गत हम करेंगे कार्य, वही चीज होंगी, कार्य हो जाएगा, दैनिक आवश्यकता हो जाएगी, इनकी दैनिक आवश्यकता, प्राप्ति साधन, इसकी प्राप्ति के साधन, कमी और अधिकता के प्रभाव, इनकी कमी और अधिकता के प्रभाव पढ़ेंगे। और हम जानेंगे इसमें वसा में घुलनशील विटामिन, दो तरह के विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें दो तरह के विटामिन, उनमें पढ़ेंगे हम वसा में घुलनशील विटामिन। छह प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें टोटल होते हैं हमारे ए, बी, सी, डी, ई और के। ये मुख्य प्रकार के क्या होते हैं हमारे विटामिन होते हैं। इनमें हमारा जो विटामिन होता है वसा में जो घुलनशील होता है वो ए और डी होता है। ये ए और डी जो होते हैं ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो हमारे ये बच गए ये हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील। ये पानी में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है, इन दो को छोड़कर ये चार क्या है हमारे पानी में घुलनशील। तो हम इसमें पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से पढ़ेंगे हम इसमें, विटामिन ए और डी, ए व डी पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम ए तथा डी, जल में घुलनशील विटामिन, अभी बताए थे जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा इसमें, ओ सॉरी ए तथा डी। और जल में घुलनशील जो होते हैं हमारे, सॉरी अब मैंने आपको गलत बताया है कि ए और डी ये हमारे जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं इसमें, ए, डी, ई और के, ये होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे हमारे और बी और सी। आप दोबारा से एक बार देख लेना कि ए, डी, ई, के होते हैं हमारे वसा में घुलनशील और बी और सी जो होते हैं वो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे कि नींबू होता है, नींबू हमें किससे, नींबू के रस में क्या होता है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो आप नींबू की कुछ बूंदे हैं वो पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आप नींबू की कुछ बूंदे अगर तेल के ऊपर डालते हो तो आप देखना वसा के ऊपर डालते हो चिकनाई वाले पदार्थों पर तो वो तैरता रहेगा। तो यही होता है कि वो उसमें घुलनशील नहीं है। जैसे कि चीनी को हम पानी में घोलते तो घुल जाता है, नमक को घोलते तो घुल जाता है, लेकिन हम पानी को तेल में घोलते तो आप देखते हो कि तेल ऊपर ऊपर आ जाता है। तो ये क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता, घुलनशील नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो हमारे न्यूट्रिशन है वो कुछ जो होंगे वो हमारे वसा में घुलनशील होंगे और कुछ जो होंगे वो हमारे पानी में घुलनशील होंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। अच्छा, इसमें हम जो पढ़ेंगे सिर्फ ए तथा डी के बारे में ही पढ़ेंगे, ए और डी इनके बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब उसके बाद में आ जाएगा इसमें हमारा जो जल में घुलनशील विटामिन मैंने बताया बी और सी होते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा,
नियासिन है, फोलिक अम्ल है, फोलिक एसिड हो जाएगा, और एक जो हमारा होगा जल में घुलनशील सी हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे पानी और वसा में घुलनशील विटामिन। अब इसके बाद में हमारी यूनिट रहेगी, अगली जो यूनिट है वो इकाई थर्ड आ जाएगी। यूनिट थर्ड के बारे में जानेंगे कि यूनिट थर्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट थर्ड और हमारा जो अगला टॉपिक है ये रहेगा सिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आहार नियोजन, मील प्लानिंग। आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग विभिन्न आयु वर्ग के लिए, अलग अलग आयु के जो लोग होते हैं उनके लिए विभिन्न आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित जो रिकमेंड की गई हुई है कि हमें इतना खाना है पर डे के लिए प्रस्तावित पोषक तत्वों की आहारीय मात्राएं, आहारीय मात्राएं, आहार आयोजन, ये इसमें हम करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा सेवंथ है, सेवंथ में होगा इसी के अंदर होगा, ये इसमें फर्स्ट आ जाएगा और ये आ जाएगा सेकंड। इसमें पढ़ेंगे आहार आयोजन के लाभ क्या है। आहार आयोजन जो करते हैं उसके लाभ क्या है, क्या लाभ होता है अगर हम मील प्लानिंग करते हैं। लाभ और आहार आयोजन करते समय, लाभ और आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने वाले कारक, इनके बारे में जानेंगे। तो ये हो जाएगी हमारा आहार आयोजन के लाभ और उनके कौन कौन से कारक है जो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के अंदर आ जाएगा थर्ड जो पॉइंट होगा, इसी टॉपिक के अंतर्गत है ये तीनों। इसमें आ जाएगा विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन। विभिन्न आयु वर्ग के लिए और भेद वर्ग के लिए आहार आयोजन, और भेद वर्ग के लिए आहार आयोजन ये करेंगे। फिर अगला आ जाएगा हमारा यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में हम क्या करेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगला आ जाएगा हमारी यूनिट फोर्थ, इकाई चौथी है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, उपचारात्मक आहार। सेवंथ रहेगा हमारा उपचारात्मक आहार।
यानी थेरापेटिक न्यूट्रिशन, उपचारात्मक आहार थेरापेटिक न्यूट्रिशन है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम खाने के, जैसे कि दवाइयों के द्वारा बीमारियों को दूर किया जाता है, सेम वैसे ही हम आहार के द्वारा कैसे बीमारियों को दूर करेंगे। तो ये पढ़ेंगे हमें किस बीमारी में क्या खाना खाना चाहिए, तो उसके बारे में जानेंगे। अब इसके अंतर्गत ही होगा हमारा आहारीय उपचार के उद्देश्य। कि आहारीय उपचार जो हम कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य ये पढ़ेंगे। फिर हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे सेकंड जो पॉइंट होगा इसके अंतर्गत निम्न के कारण, जो नीचे निम्न के कारण, लक्षण और परिवर्तन किन के करेंगे हम, वो हो जाएंगे हमारे आहार के परिवर्तन। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हम सबसे पहले पढ़ेंगे कब्ज और अतिसार। ये बीमारियां हैं, इनमें पढ़ेंगे कब्ज और इनके कारण, इनके लक्षण और आहारीय परिवर्तन क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। कब्ज और अतिसार। फिर आ जाएगा अति भार और अल्प भार। अति भार और अल्प भार, इसके बारे में जानेंगे। फिर आ जाएगा बुखार की, बुखार में क्या लक्षण होते हैं, क्या आहार के परिवर्तन होते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, यानी अल्सर क्या होते हैं, घाव होते हैं पेट के अंदर, जो घाव हो जाते हैं उनको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगी। और उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, ये पढ़ेंगे। और हेपेटाइटिस, पीलिया जो हो जाता है हेपेटाइटिस, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये रहेगा हमारा यूनिट 4 के अंदर। अब अगला जो होगा हमारा यूनिट 4 के बाद में अब आ जाएगी यूनिट 5। उपचारात्मक आहार। इसमें फिर इसी के अंतर्गत आहारीय उपचार के उद्देश्य क्या है, इसके कारण, लक्षण और आहार में परिवर्तन क्या क्या है, इनके पढ़ेंगे हम। जो नीचे बताए हैं कब्ज और अतिसार का, अति भार और अल्प भार, ओवरवेट और अंडरवेट, बुखार में फीवर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, बीपी हाई बीपी हो जाता है, उच्च रक्तचाप और हेपेटाइटिस, इनमें हमें क्या कारण है, इनमें और क्या क्या आहार में परिवर्तन किया जाता है उसमें पढ़ेंगे। अब आ जाएगा हमारे यूनिट 6। फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे हम खाद्य परिरक्षण।
खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण भोजन खराब होने में सहायक कारक है। भोजन खराब होने में सहायक कारक, कि भोजन को खराब करने में कौन कौन से कारक होते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं। उसमें इसी में पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत, खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तकनीक और फिर घरेलू स्तर पर खाद्य परिरक्षण की विधि, विधियां, कि घर पे हम खाने को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो किन सिद्धांतों के परीक्षण के खाद्य परीक्षण क्या होता है, भोजन खराब होने के लिए कौन कौन से कारक हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं, फिर परीक्षण के सिद्धांत किन सिद्धांतों पर काम करते हैं, तकनीक क्या है, और उनको घरेलू स्तर पर जो खाद्य परीक्षण है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। अभी आपको ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम 1 बाय 1 करके टॉपिक करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक रहेगा वो है हमारा यूनिट, इसमें लास्ट होगा हमारा ये वाला जो है टॉपिक, अब ये है हमारा इसमें लास्ट, इसमें 2 टॉपिक और रह जाएंगे। हमारा 9th का रहेगा इसमें भोजन में उपस्थित सामान्य मिलावट और यानी कि फूड अडल्ट्रेशन, भोजन में मिलावट करते हैं वो कौन कौन सी मिलावट होती है, फूड अडल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। उपस्थित सामान्य मिलावट और घरेलू स्तर पर जांचने की विधियां, घरेलू स्तर पर जांचने की विधियां। फिर उसके बाद में होगा हमारा खाद्य आरोग्य एवं स्वास्थ्यता, लास्ट टॉपिक रहेगा ये इसमें हमारे खाद्य आरोग्य एवं स्वच्छता। ये रहेंगी हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हमारा फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर सिलेबस जो रहेगा वो ये रहेगा। तो आपको इतना बताया है, इनको हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट यूनिट से हम इसको कल स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।